जिस सोने चांदी को रखने का सोनार लोग कभी शुल्क लिया करते थे, उस पर उल्टा ब्याज देना शुरू कर दिया, क्योंकि ये लोग इस बात को अच्छे से समझ गए थे कि आम जनता जितना ज़्यादा अपना सोना चांदी इनके पास जमा रखेगी, उनका 10 गुना पैसा रसीद बनाकर ये लोग कर्ज बांट सकेंगे। और ये मनी चेंजर जितना ज़्यादा पैसा बनाकर कर्ज पर बांटेंगे, उतना ज़्यादा ही ये ब्याज कमा पाएंगे। इस तरह से दुनिया में ब्याज आधारित बैंकिंग व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन ब्याज देने के बावजूद कई बार अविश्वास होने पर लोग रसीद के बदले सोना चांदी मांगने आ जाते थे, और इस कारण शुरुआत में कई बैंक दिवालिया हुए। इसकी वजह से अलग अलग देशों की सरकारों को कानून बनाने पड़े कि किसी को भी बैंक खोलने के लिए अपनी खुद की कुछ पूंजी लगानी पड़ेगी, जिसको बैंक कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, ताकि किसी स्थिति में बैंक फेल होने पर इस पूंजी से कुछ भरपाई की जा सके। परंतु यह मात्रा भी बांटे गए कर्ज के अनुपात में तो बहुत कम ही रहती थी। मनी चेंजर्स ने अपनी इस पूरी व्यवस्था को दिवालिया होने से बचाने के लिए सरकारों को एक नए तरह का बैंक बनाने के लिए मना लिया, जिसे केंद्रीय बैंक कहा गया। इस केंद्रीय बैंक का काम बैंकों को तुरंत आवश्यकता पड़ने पर पैसा उपलब्ध कराना था, ताकि बैंक फेल होने से बच जाए। केंद्रीय बैंक क्या है, यह आगे पुस्तक में समझाया गया है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि यह अंश रिजर्व बैंकिंग है क्या। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि स्कूल और कॉलेज की पुस्तकों में अंश रिजर्व बैंकिंग के बारे में क्या बताया जाता है। एक उदाहरण से समझाए। मान लो किसी शहर में कुल 100 तोला चांदी है जो एक सुनार के पास जमा है। इसमें से वह 10 तोला वापस देने के लिए रिजर्व के रूप में रख लेता है और शेष 90 तोला को ऋण के रूप में ब्याज पर देता है। ऊपर दिखाई गई टेबल से आप ये देख सकते हैं कि देश में पैसे की मात्रा जो 100 थी वह बढ़कर अब 190 हो गई। इसमें सबसे बड़ी धोखाधड़ी यह हुई कि 90 तोला की रकम सुनार ने जादुई तरीके से बना कर दी। लेकिन यह धोखाधड़ी यही नहीं रुकी। कर्ज पर 90 तोला चांदी देने वाले व्यक्ति ने उसे खर्च किया होगा। इस तरह वह चांदी बाजार में घूमकर अंततः उसी सुनार के पास जमा हो जाएगी, जिसके बदले सुनार फिर से वायदे की एक रसीद काट कर दे देगा। उसका भी 10% रखकर बाकी का पैसा कर्ज के रूप में दे दिया जाएगा और पैसे की मात्रा फिर से बढ़ जाएगी। ऊपर टेबल में आप देखेंगे कि 90 तोला चांदी में से 9 तोला रखकर 81 तोला कर्ज के रूप में दी गई और पैसे की मात्रा बढ़कर 271 हो गई। इसी तरह से यह प्रक्रिया बार बार चलते रहने पर अंत में असल रूप में 100 तोला चांदी होते हुए भी 1000 तोला जमा राशि के रूप में दिखाई देती है, जिसके बदले 1000 तोला की रसीद देश में फैल जाती है, जिससे पैसे की मात्रा 100 से बढ़कर 1000 हो जाती है, जबकि सभी 100 तोला चांदी अभी भी रिजर्व के रूप में सुनार के पास रखी है। कृपया यह ध्यान में रखें कि सुनार द्वारा जारी चांदी की रसीद बाजार में पैसे के रूप में इस्तेमाल हो रही है। बाएं दिखाई गई तस्वीर से आप पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। इसी प्रक्रिया को अंश रिजर्व बैंकिंग कहते हैं। जमा राशि का जितना भी प्रतिशत सुनार अपने पास रिजर्व के रूप में रखता है, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। इस प्रक्रिया से पैसे की मात्रा कितनी हो जाएगी, इसका एक सूत्र है। पैसे की मात्रा बराबर कुल जमा चांदी भागिले कैश रिजर्व रेशो गुणिले 100। अर्थात अगर किसी सुनार के पास 100 तोला चांदी रखी है और रिजर्व रेशो 10% है, तो वह पैसे की मात्रा को 100 भागिले 10 गुणिले 100 1000
बराबर 1000 तोला चांदी के बराबर बना देगा। इस प्रक्रिया से सुनार ने 900 तोला चांदी बिना किसी असल चांदी के होते हुए जादुई तरीके से बना दी। इस तरह सुनार द्वारा जारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बढ़ाने की मशीन आ गई। सुनार के पास जितना सोना चांदी रखा रहता था वह उससे 10 गुना रसीद दे देता था, पैसा छाप लेता था, जिसका 10वां हिस्सा तो सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था, पर बाकी के 9 हिस्से वह अपनी मनमर्जी से बनाकर कर्ज देकर ब्याज वसूलता था। सुनार द्वारा दिए गए कर्ज पर अगर उसी सालाना 6% ब्याज भी मिले तो वह 6% न रहकर जमा सोने चांदी के 9 गुना 100% इज इक्वल टू बराबर 54% के बराबर हो जाता था। 54% सालाना ब्याज का अर्थ है 2 साल में सारा सोना चांदी इनका हो जाना। क्योंकि सब लोग अपना सारा सोना चांदी सुनारों के पास नहीं रखते थे, इसलिए 2 साल की जगह इस काम को होने में कई साल लगे। मशहूर अर्थशास्त्री मूरे रथबोर्ड ने अंश रिजर्व बैंकिंग को लेकर यह कहा है कि अपने पास रखे हुए माल से अधिक माल मांग पर तुरंत उपलब्ध कराने का वचन देना धोखाधड़ी है और कानूनी रूप से भी इसको इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। यह नकली पैसे बनाने की कानूनी अनुमति मिलना है। ये बिना उत्पादन की आवश्यकता के पैसा बनाने हैं ताकि संसाधन पैदा करने वाले लोगों से आसानी से मुकाबला किया जा सके। कुल मिलाकर मेरा यह मानना है कि अंश रिजर्व बैंकिंग दोनों नैतिकता और बाजारी अर्थव्यवस्था के मूलभूत आधार और संस्थानों के लिए विनाशकारी है। इस प्रक्रिया का कुछ हिस्सा तो अर्थशास्त्र की पुस्तकों में इसी तरह से पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कुछ छुपाया भी जाता है। इसके लिए आप 12वीं कक्षा की NCERT की अर्थशास्त्र की पुस्तक का 3रा अध्याय पढ़ सकते हैं। यह प्रक्रिया अर्थशास्त्र की अर्थव्यवस्था किताबों में इतने कठिन तरीके से पढ़ाई जाती है कि अधिकतर लोगों को इसकी कमियां समझ नहीं आती, परंतु बैंकों द्वारा पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि एक छोटा बच्चा भी इसे समझ सकता है। तो चलिए इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। आधुनिक पैसे की प्रक्रिया 1960 के दशक में अमेरिका की शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया मॉडर्न मनी मशीन्स नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें साफ साफ यह लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे ऋण देते समय उधारकर्ताओं के लेन देन खातों में क्रेडिट के बदले में वचन नोट स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो बैंक किसी और के जमा पैसे को कर्ज के रूप में नहीं देता, जैसे कि अधिकतर लोगों को भ्रम रहता है, और न ही बैंक अपनी जेब से कोई पैसा कर्ज के रूप में देता है। जबकि होता यह है कि जब आप कर्ज लेने बैंक जाते हैं तो बैंक आपसे कुछ कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाता है, जिसमें आप बैंकों को यह वचन देते हैं कि आप सारा पैसा ब्याज समेत उसे लौटाओगे। आपके इस वचन को बैंक अपनी संपत्ति मान लेता है और हवा में पैसे बनाकर आपके खाते में लिख देता है। बैंक ने यह पैसा किसी और के जमा खाते से नहीं दिया है, बल्कि उसी समय बैंक ने आपके खाते में लिखकर इसे बना दिया है। अगर इस बैंक में कोई एक रुपया भी जमा नहीं करे तो भी बैंक आपके खाते में यह पैसे बनाकर डाल सकता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप बैंक के पास 10 लाख रुपए का कर्ज लेने जाते हैं, तो बैंक आपके 2 खाते बनाता है, एक क्रेडिट खाता और एक कर्ज खाता। बैंक के पास कोई पैसा न होते हुए भी यह आपके क्रेडिट खाते में 10 लाख रुपए और कर्ज खाते में
ऋणात्मक 10 लाख रुपए लिख देता है जिसका कुल योग्य शून्य होता है।